हम्म द डीप डाइव के एक और नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये डीप डाइव एक बेहद खास मिशन पर आधारित है। बिल्कुल। और आज हमारे पास जो सोर्स मटेरियल्स हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। हाँ, मतलब पहला है द मैकेनिक्स ऑफ डिजिटल असाइनमेंट एंगेजमेंट, जिसमें असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसी धारणा का एक छोटा सा लेकिन अहम जिक्र है। और दूसरा जो आज की चर्चा का मुख्य आधार होने वाला है वो है द PHP एंड MySQL ब्लूप्रिंट फॉर डायनामिक वेब डेवलपमेंट। एकदम सही। तो आज का स्पष्ट लक्ष्य ये डिकोड करना है कि मतलब आधुनिक वेब डेवलपमेंट वास्तव में कैसे काम करता है। एक बिल्कुल स्थिर यानी स्टैटिक वेबसाइट को एक इंटरैक्टिव और डेटा संचालित वेब एप्लीकेशन में कैसे बदला जाता है। हाँ, और ये समझने बहुत जरूरी है क्योंकि वेब डेवलपमेंट की दुनिया बाहर से देखने में अक्सर बहुत जटिल लगती है। बिल्कुल। और मैं ये भी स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस पूरी प्रक्रिया को इस तरह से समझा जाएगा कि तकनीकी सूचनाओं का कोई भारी बोझ या जिसे हम इन्फो ओवरलोड कहते हैं वो महसूस ना हो, बल्कि हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। ये एक बहुत ही शानदार मिशन है। ऐसा लगता है जैसे कोड्स और सर्वर कमांड्स की कोई भूल भलैया हो जिसे जिसे पार करना असंभव है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है। लेकिन जब इसके मूलभूत सिद्धांतों को एक-एक करके समझा जाता है, तो ये बहुत ही तार्किक और व्यवस्थित लगने लगता है। आज की ये चर्चा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जो ये जानना चाहते हैं कि इंटरनेट के पीछे का ये पूरा इंजन असल में काम कैसे करता है। सही कहा। सिर्फ एक वेबसाइट के डिजाइन को देखने के बजाय उसके पीछे छिपे मस्तिष्क को समझने का ये एक बेहतरीन अवसर है। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। आज के इस डिजिटल परिदृश्य को अगर देखा जाए तो इंटरनेट अब 1990 के दशक जैसा नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। उस समय वेबसाइट्स सिर्फ डिजिटल ब्रोशर की तरह हुआ करती थी। हाँ, जहाँ केवल जानकारी पढ़ ली जाती थी। लेकिन आज सिर्फ एक साधारण स्थिर वेबसाइट होना काफी नहीं रह गया है। चाहे कोई बड़ा व्यापार हो या कोई व्यक्तिगत प्लेटफॉर्म, हर जगह ऐसे सिस्टम्स चाहिए जो यूजर्स को जोड़ सकें, उनसे जानकारी ले सकें। बिल्कुल, और रियल टाइम अपडेट दे सकें। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो सिर्फ एक तरफा संवाद न करे बल्कि इंटरैक्ट करे। और ठीक यहीं पर PHP और MySQL की दमदार जोड़ी मैदान में आती है। हाँ, जब भी डायनामिक या परिवर्तनशील वेबसाइट्स की बात होती है तो इस जोड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन इससे पहले कि हम कोड की गहराइयों में जाएं, ये समझना जरूरी है कि ये दोनों तकनीकें असल में हैं क्या। मतलब अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो देखिए, PHP, जिसका पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है, वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग भाषा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये भाषा यूजर के कंप्यूटर पर नहीं बल्कि उस मुख्य सर्वर पर काम करती है जहां वेबसाइट रखी गई है। और इसे HTML के साथ बहुत आसानी से मिलाया जा सकता है। सही कहा ना? एकदम सही। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी और गति है। HTML वो भाषा है जो ये तय करती है कि वेबसाइट दिखेगी कैसी, जैसे रंग, फॉन्ट और लेआउट। लेकिन PHP वो ताकत है जो ये तय करती है कि वेबसाइट करेगी क्या। और MySQL के बारे में क्या? हाँ, यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो है MySQL के साथ इसका तालमेल। MySQL एक ओपन सोर्स रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को एक रेस्टोरेंट के उदाहरण से समझा जाए तो चीजें बहुत स्पष्ट हो जाती हैं। अरे, रेस्टोरेंट का उदाहरण ये दिलचस्प लग रहा है। ये कैसे काम करता है? अगर एक रेस्टोरेंट की कल्पना की जाए तो वेबसाइट का वो हिस्सा जो स्क्रीन पर दिखता है, यानी फ्रंट एंड, वो रेस्टोरेंट का डाइनिंग एरिया है जहां ग्राहक बैठते हैं और मेन्यू देखते हैं। ठीक है, समझ रही हूँ। अब PHP वो वेटर है जो ग्राहकों से ऑर्डर लेता है और ये तय करता है कि किस टेबल पर क्या जाना चाहिए। लेकिन वेटर खाना खुद नहीं बनाता, वो ऑर्डर लेकर सीधे किचन में जाता है। इस उदाहरण में MySQL वो विशाल किचन या स्टोर रूम है जहां सारी सामग्री कहता है कि मुझे ये विशिष्ट जानकारी चाहिए, और फिर वो इस जानकारी को लेकर वापस डाइनिंग एरिया में आता है। ये एक अद्भुत एनालॉजी है। इसका मतलब है कि वेटर के बिना किचन का सामान बाहर नहीं आ सकता और किचन के बिना वेटर के पास परोसने के लिए कुछ नहीं होगा। एकदम सटीक। दोनों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। लेकिन इस रेस्टोरेंट को शुरू करने के लिए यानी वेब डेवलपमेंट का पहला कदम उठाने के लिए तैयारी कैसे की जाती है? सोर्स मटेरियल बताता है कि सीधे कोड लिखने से पहले एक पूरा वातावरण या एनवायरनमेंट सेट करना होता है। ये सबसे पहला और सबसे अहम कदम है।
किसी भी वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए कंप्यूटर पर एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट किया जाता है। इसके लिए अपाचे या एनजिनएक्स जैसे वेब सर्वर की आवश्यकता होती है। और इसके साथ ही PHP और MySQL को भी इंस्टॉल करना होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या इन सभी चीज़ों को अलग-अलग इंस्टॉल करना मतलब एक डेवलपर के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द नहीं बन जाता? बिल्कुल बन सकता है। अलग-अलग वर्जन को मिलाना और उन्हें एक साथ काम करने के लिए कॉन्फ़िगर करना बहुत जटिल प्रक्रिया है। इसीलिए डेवलपमेंट की दुनिया में ज़ैम्प या वॉम्प जैसे सॉफ्टवेयर बंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, तो ये बंडल्स काम आसान कर देते हैं? हाँ, ये बंडल्स इन सभी ज़रूरी कंपोनेंट्स को एक ही पैकेज में समेट देते हैं। एक क्लिक से सर्वर, डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग भाषा तीनों इंस्टॉल हो जाते हैं और आपस में बिना किसी रुकावट के बात करने लगते हैं। एनवायरनमेंट सेट होने के बाद बारी आती है पहले कनेक्शन की। मतलब वेटर को ये बताना कि किचन कहाँ है और उसकी चाबी क्या है। हमारे सोर्स में जो ब्लूप्रिंट दिया गया है उसके अनुसार डेटाबेस से जुड़ने के लिए 4 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। बिल्कुल, सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नाम। ये तो बिल्कुल किसी तिजोरी को खोलने के लिए सही कॉम्बिनेशन डालने जैसा है, न्यू MySQLi फंक्शन का इस्तेमाल करके। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। जब कोड में कनेक्शन बनाया जाता है तो ये जांचना भी उतना ही जरूरी है कि कनेक्शन सफल रहा या नहीं। अगर तिजोरी का पासवर्ड गलत है तो सिस्टम को क्रैश नहीं होना चाहिए। हाँ, इसके बजाय ये एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि कनेक्शन में कोई समस्या है। कनेक्शन स्थापित हो जाने के बाद अगला तार्किक कदम डेटाबेस और उसके अंदर टेबल्स बनाना होता है। इसे अक्सर कमांड्स के जरिए किया जाता है, जैसे क्रिएट डेटाबेस। और फिर यूज माई डेटाबेस कमांड का इस्तेमाल होता है। इससे भी अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये उस खाली किचन के अंदर अलग-अलग शेल्फ या रैक बनाने जैसा है। बिल्कुल, और उन शेल्फ्स को टेबल्स कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इसमें डेटा बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक यूजर्स टेबल बनाई जाती है तो उसमें हर यूजर की जानकारी के लिए अलग-अलग कॉलम होते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम होता है ID, जिसे ऑटो इंक्रीमेंट और प्राइमरी की सेट किया जाता है। हाँ, इसका तकनीकी महत्व बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि हर नए यूजर को अपने आप एक अनोखा नंबर मिल जाएगा। जैसे किसी बैंक में जाने पर टोकन मशीन से हर व्यक्ति को एक अलग टोकन नंबर मिलता है ताकि कोई भ्रम ना हो। एकदम सही। कोई भी 2 यूजर्स का नंबर एक जैसा नहीं हो सकता, भले ही उनका नाम एक जैसा क्यों ना हो। इसके अलावा यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड जैसे कॉलम्स भी उस टेबल का हिस्सा होते हैं। ये ढांचा उस डेटा को बिल्कुल व्यवस्थित रखने के लिए जरूरी है जो वेबसाइट पर आने वाला है। डेटाबेस की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उसका बुनियादी ढांचा कितना मजबूत है। और यहाँ चीजें वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती हैं, क्योंकि अब चर्चा उस हिस्से की ओर बढ़ रही है जिसका सामना हर एक इंटरनेट यूजर रोजाना करता है। आप यूजर रजिस्ट्रेशन और लॉगिन सिस्टम की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जब भी कोई नया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाता है तो सबसे पहले एक फॉर्म सामने आता है जिसमें नाम, ईमेल और पासवर्ड मांगा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि फॉर्म में भरा गया वो सामान्य सा डेटा उस सुरक्षित डेटाबेस तक कैसे पहुंचता है। रजिस्ट्रेशन की ये प्रक्रिया वेब डेवलपमेंट का एक बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर जब बात सुरक्षा की हो। जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा सर्वर पर आता है तो यहाँ क्यों या वाई पर जोर देना बहुत आवश्यक है। सुरक्षा के लिहाज से, है ना? हाँ, सुरक्षा कोडिंग का सबसे बड़ा और सबसे सख्त नियम यह है कि किसी भी यूजर का पासवर्ड कभी भी सादे टेक्स्ट या प्लेन टेक्स्ट में डेटाबेस में सेव नहीं होना चाहिए। प्लेन टेक्स्ट से मतलब है कि अगर किसी का पासवर्ड hello 123 है तो डेटाबेस में वो बिल्कुल वैसा ही नहीं दिखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि डेटाबेस हैक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। अतीत में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां बड़ी कंपनियों के डेटाबेस चोरी हो गए। अगर पासवर्ड सादे टेक्स्ट में लिखे हों तो हैकर्स के हाथ करोड़ों यूजर्स के असली पासवर्ड लग जाएंगे। और चूंकि लोग अक्सर एक ही पासवर्ड कई जगह इस्तेमाल करते हैं तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए register.php जैसी फाइल्स में पासवर्ड हैश नाम के एक बेहतरीन फंक्शन का उपयोग किया जाता है और फिर इंसर्ट इनटू क्वेरी से डेटा सेव किया जाता है। ये हैशिंग असल में काम कैसे करती है? इसे एक वन वे श्रेडर या एक ऐसी मशीन की तरह समझा जा सकता है जो कागज को बारीक टुकड़ों में काट देती है। जब पासवर्ड इस फंक्शन से गुजरता है तो वो एक लंबे और जटिल कोड में बदल जाता है। मतलब कोई भी उस कोड को देखकर असली पासवर्ड नहीं जान सकता। एकदम सही। सबसे अहम बात यह है कि यह प्रक्रिया वन वे यानी एक तरफा होती है।
उस जटिल कोड को देखकर कोई भी वापस असली पासवर्ड का पता नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि वो डेवलपर भी नहीं जिसने डेटाबेस बनाया है। यह सुरक्षा का एक बेहद शानदार और अभेद्य तरीका लगता है। लेकिन एक सवाल उठता है, अगर डेटाबेस में असली पासवर्ड है ही नहीं, तो जब वही व्यक्ति अगली बार लॉगिन करने आता है तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि उसने सही पासवर्ड डाला है? यह एक बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, लॉगिन के समय एक सेलेक्ट क्वेरी चलाई जाती है। जब लॉगिन फॉर्म में पासवर्ड डाला जाता है तो सिस्टम डेटाबेस से वो हैश किया हुआ जटिल कोड निकालता है। और फिर चूंकि असली पासवर्ड वापस नहीं पाया जा सकता, इसलिए PHP एक और फंक्शन प्रदान करता है जिसे पासवर्ड वेरीफाई कहा जाता है। यह फंक्शन नए डाले गए पासवर्ड को लेता है, उसे उसी हैशिंग प्रक्रिया से गुजारता है और फिर जांचता है कि क्या परिणाम डेटाबेस में रखे हुए हैश से मेल खाता है। क्या बात है! मतलब उस वन वे मशीन का इस्तेमाल करके सिर्फ यह प्रमाणित किया जाता है कि पैटर्न सही है या नहीं। अगर दोनों बिल्कुल सटीक बैठते हैं तो पहचान प्रमाणित हो जाती है और लॉगिन सफल हो जाता है। बिल्कुल। अब जब रजिस्ट्रेशन और लॉगिन हो चुका है तो अगला कदम होता है जानकारी को स्क्रीन पर दिखाना। सोर्स मटेरियल में बताया गया है कि डेटाबेस से जानकारी निकालकर उसे वेब पेज पर दिखाने के लिए लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे फेचर सोर्स का इस्तेमाल करके। हाँ, ये कुछ वैसा ही है जैसे रेस्टोरेंट का वेटर एक-एक करके सारे व्यंजन टेबल पर सजा रहा हो। ये लूप तब तक चलता है जब तक कि सारा मनचाहा डेटा स्क्रीन पर ना आ जाए। जैसे कि किसी ई-कॉमर्स साइट पर उत्पादों की सूची। सही कहा। और अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें, तो डेटाबेस से जानकारी लाना और उसे स्क्रीन पर दिखाना सिर्फ एक तकनीकी प्रक्रिया नहीं है। जैसे ही किसी वेबसाइट पर डायनामिक डेटा आने जाने लगता है, सुरक्षा के और भी बड़े खतरे सामने आ जाते हैं। मतलब सिर्फ पासवर्ड को हैश करना ही काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब डेटा का सीधा आदान प्रदान होता है तो हैकर्स नए तरीके खोज निकालते हैं। हमारे ब्लूप्रिंट में इन गंभीर सुरक्षा उपायों पर बहुत जोर दिया गया है, खासकर SQL इंजेक्शन को लेकर। SQL इंजेक्शन वेब सुरक्षा की दुनिया में एक बहुत ही डरावना शब्द माना जाता है। ये असल में क्या है और इससे वेबसाइट्स को कैसे बचाया जाता है? SQL इंजेक्शन को हैकर्स के सबसे पुराने और सबसे खतरनाक हथियारों में से एक माना जाता है। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि मान लीजिए किसी फॉर्म में यूजर नेम पूछा गया है। एक सामान्य यूजर वहां अपना नाम लिखेगा, लेकिन एक हैकर उस बॉक्स में नाम की जगह कुछ डेटाबेस कमांड्स या कोड लिख देगा। उदाहरण के लिए एक ऐसा कोड जो कहता हो कि पूरी यूजर टेबल को डिलीट कर दो? बिल्कुल। और चूंकि वेटर यानी PHP उस इनपुट को सीधा किचन यानी MySQL के पास ले जाता है, तो सर्वर ये नहीं समझ पाता कि ये एक सामान्य नाम है या कोई खतरनाक कमांड। किचन उस आदेश को मानकर सब कुछ नष्ट कर सकता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। तो इससे बचा कैसे जाए? इस विनाशकारी स्थिति से बचने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का उपयोग किया जाता है। ये तकनीक एक सख्त फिल्टर की तरह काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि फॉर्म के जरिए आने वाला हर एक शब्द सिर्फ डेटा की तरह ही पढ़ा जाए, ना कि किसी कमांड की तरह। मतलब इसे एक ऐसे बुलेट प्रूफ बॉक्स की तरह माना जा सकता है जिसमें डेटा रखकर डेटाबेस को दिया जाता है। अंदर का डेटा कुछ भी हो, वो डेटाबेस के नियमों को बदल नहीं सकता। एकदम सटीक। ये एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा चक्र है। इसके अलावा सोर्स में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या SSS का भी जिक्र है। ये SQL इंजेक्शन से कैसे अलग है? जहां SQL इंजेक्शन सीधे डेटाबेस पर हमला करता है, वहीं XSS वेबसाइट के यूजर्स पर हमला करता है। इसमें हैकर्स किसी कमेंट बॉक्स या फोरम में दुर्भावनापूर्ण जावास्क्रिप्ट कोड डाल देते हैं। ओहो, और जब कोई दूसरा व्यक्ति उस पेज को खोलता है तो वो कोड चुपचाप चल जाता है और उस व्यक्ति का प्राइवेट डेटा या कुकीज चुरा लेता है। इससे बचने का एकमात्र तरीका यह है कि यूजर द्वारा डाले गए हर इनपुट को डेटाबेस में सेव करने या स्क्रीन पर दिखाने से पहले पूरी तरह से सैनिटाइज और वैलिडेट किया जाए। कोई भी हानिकारक स्क्रिप्ट तुरंत हटा दी जानी चाहिए। ये सुनकर ऐसा लगता है कि एक अच्छे वेब डेवलपर को सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं बल्कि एक डिजिटल सिक्योरिटी गार्ड भी होना पड़ता है, जिसे हर संभावित खतरे का अंदाजा हो। अब जब इस पूरी प्रक्रिया पर नजर डाली जाती है तो एक आम धारणा सामने आती है। वो क्या? अक्सर ऐसा माना जाता है कि नई और उन्नत तकनीकों के इस दौर में PHP और MySQL की ये जोड़ी शायद सिर्फ शुरुआती डेवलपर्स या छोटी वेबसाइट्स के लिए ही उपयुक्त है। क्या ये धारणा सही है? यह एक बहुत ही आम लेकिन पूरी तरह से गलत धारणा है।
हमारे सोर्सेज इसका स्पष्ट रूप से खंडन करते हैं। सच्चाई यह है कि पीएचपी एक बेहद स्केलेबल भाषा है। स्केलेबल से आपका मतलब है कि ये बड़े प्रोजेक्ट्स भी संभाल सकती है? बिल्कुल। ये छोटे प्रोजेक्ट से शुरू होकर बहुत बड़े और जटिल एंटरप्राइज लेवल के एप्लीकेशंस तक का भार आसानी से उठा सकती है। लारावेल और सिम्फनी जैसे आधुनिक और शक्तिशाली फ्रेमवर्क्स ने पीएचपी को इतना मजबूत और व्यवस्थित बना दिया है कि इंटरनेट की कई विशालकाय वेबसाइट्स आज भी इसी पर चल रही हैं। ये जानना बहुत दिलचस्प है। और क्या पीएचपी सिर्फ MySQL तक ही सीमित है या इसके पास भविष्य के लिए और भी डेटाबेस विकल्प हैं? यहीं पर पीएचपी का लचीलापन सामने आता है। ये सिर्फ MySQL के साथ बंधी हुई नहीं है। पीएचपी में PDO यानी पीएचपी डेटा ऑब्जेक्ट्स नाम का एक बेहतरीन एक्सटेंशन होता है। ये एक्सटेंशन क्या करता है? इसे एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह समझा जा सकता है। इस एक्सटेंशन की मदद से पीएचपी बहुत ही आसानी से PostgreSQL, SQLite और यहाँ तक कि Microsoft SQL सर्वर जैसे अन्य बड़े और जटिल डेटाबेस सिस्टम से भी बातचीत कर सकता है। ये एक डेवलपर को पूरी आज़ादी देता है। ये लचीलापन वाकई शानदार है। एक और पहलू जो वेब डेवलपमेंट में बहुत अहम भूमिका निभाता है वो है एरर्स या गलतियों का प्रबंधन, जिसे एरर हैंडलिंग कहते हैं। हाँ, जब किसी वेबसाइट के कोड में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो उसे कैसे संभाला जाए, इसके बारे में भी कुछ बहुत ही स्पष्ट और सख्त नियम है। एरर हैंडलिंग सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है। सोर्स में ये चेतावनी दी गई है कि एरर्स कभी भी यूजर्स को नहीं दिखाने चाहिए। मतलब लाल रंग में लिखी हुई वो लंबी सी चेतावनी स्क्रीन पर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। अगर एरर के पूरे डिटेल्स स्क्रीन पर दिखाई देते हैं तो एक हैकर उन डिटेल्स को पढ़कर यह समझ सकता है कि सर्वर कौन सा है, डेटाबेस की संरचना कैसी है और सिस्टम में क्या खामियां हैं। ये तो हैकर्स को अपने ही घर का नक्शा सौंपने जैसा हो गया। एकदम सही। इसके बजाय पीएचपी में ट्राई कैच ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये ब्लॉक्स किसी भी संभावित क्रैश को पकड़ लेते हैं। एरर को यूजर को दिखाने के बजाय सर्वर के अंदर एक सुरक्षित लॉग फाइल में दर्ज कर लिया जाता है, ताकि यूजर को सिर्फ एक सामान्य संदेश दिखे कि कुछ तकनीकी समस्या है, जबकि डेवलपर बाद में सुरक्षित रूप से लॉग फाइल देख के उस समस्या को सुधार सके। बिल्कुल यही सही तरीका है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? अगर इस पूरी विस्तृत चर्चा के धागों को एक साथ जोड़ा जाए तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि पीएचपी और MySQL का ज्ञान सिर्फ कोड की पंक्तियां रटने तक सीमित नहीं है। हाँ, ये असल में उस पूरे आर्किटेक्चर को समझने की चाबी है जो आज के हमारे आधुनिक इंटरनेट को चलाता है। चाहे वो एक साधारण सा ब्लॉग हो या फिर एक बेहद जटिल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जहां रोजाना लाखों का लेन देन हो रहा हो, उस हर डायनामिक इंटरैक्शन के पीछे यही तंत्र काम कर रहा है। ये निष्कर्ष बिल्कुल सटीक है। और अगर हम आज के अपने पहले सोर्स की ओर वापस लौटें, जहां द मैकेनिक्स ऑफ डिजिटल असाइनमेंट एंगेजमेंट और असाइनमेंट ऑन क्लिक जैसी प्रणालियों का जिक्र था। हाँ, उन दोनों सोर्सेज के बीच का कनेक्शन बहुत ही स्पष्ट हो जाता है। बिल्कुल। कोई भी डिजिटल एंगेजमेंट सिस्टम जहां कोई असाइनमेंट सबमिट किया जा रहा है, उसकी प्रोग्रेस ट्रैक की जा रही है या कोई भी इंटरैक्शन हो रहा है, वो हवा में काम नहीं कर रहा है। उन सभी एंगेजमेंट प्रणालियों को जिंदा रखने के पीछे इसी तरह का एक मजबूत डेटाबेस मैनेजमेंट काम कर रहा है। डेटाबेस की इस ठोस बुनियाद के बिना कोई भी आधुनिक डिजिटल एंगेजमेंट या ऑन क्लिक सर्विस संभव ही नहीं है। यह एक बहुत ही शानदार और व्यवहारिक कनेक्शन है। बिल्कुल। इस डीप डाइव ने वेब डेवलपमेंट के उस तकनीकी हिस्से को एक तार्किक कहानी में बदल दिया है जो अक्सर सूचनाओं का पहाड़ लगता था। सीखने वालों के लिए यह ज्ञान डिजिटल दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकता है। हाँ, और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। आज की चर्चा में ये गहराई से डिकोड किया गया कि इंसान किस तरह सर्वर सेटअप करते हैं, डेटाबेस डिजाइन करते हैं और पीएचपी का उपयोग करके डायनामिक वेबसाइट्स बनाते हैं। लेकिन भविष्य की तकनीक बहुत तेजी से करवट ले रही है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जैसे जैसे एआई और मशीन लर्निंग मॉडल्स तेजी से विकसित हो रहे हैं, वो खुद ब खुद जटिल कोड लिखने में सक्षम होते जा रहे हैं। तो आने वाले समय के लिए एक बड़ा विचार ये उभरता है, क्या भविष्य में इंसानों को बैठकर घंटों तक ये मैनुअल कोडिंग और सिंटैक्स टाइप करने की जरूरत पड़ेगी? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। या फिर आने वाले समय में एक डेवलपर का मुख्य काम सिर्फ एआई को सही और सटीक निर्देश यानी सही प्रॉम्प्ट्स देना और डेटाबेस के इस पूरे आर्किटेक्चर की रणनीति बनाना रह जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो पूरी तकनीकी दुनिया के भविष्य की दिशा को परिभाषित कर सकता है। वाकई ये एक बहुत ही गहरा और उत्तेजक विचार है
जो टेक्नोलॉजी दुनिया के भविष्य और उसमें इंसान की अपनी भूमिका के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें कोडिंग का भविष्य क्या होगा, ये सवाल आने वाले समय का सबसे अहम सवाल होने वाला है। तो इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त किया जाता है। इन जटिल तकनीकी दस्तावेजों को एक साथ अनपैक करने और इस रोमांचक विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले विश्लेषण में कुछ और नए, दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विचारों के साथ फिर मुलाकात होगी।